वेलकम टू केबीशियन एकेडमी क्लास 9th साइंस में जो पार्ट है केमिस्ट्री का वो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें जो देखो आपका जो फर्स्ट चैप्टर है सीबीएसई बोर्ड और आपके और भी बोर्ड्स में जो पढ़ाए जाते हैं वो आपका तो जो चैप्टर फर्स्ट है वो आपका क्या है, मैटर इन आवर सराउंडिंग। दैट मीन्स हमारे आसपास जितने भी मैटर आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, वो आपका क्या होगा, इस चैप्टर में हम इसको स्टडी करेंगे। ओके, ठीक है। तो चैप्टर फर्स्ट जो आपका है साइंस का, जो केमिस्ट्री में जो चैप्टर फर्स्ट है वो क्या है आपका, मैटर इन आवर सराउंडिंग। ठीक है, मैटर मीन्स क्या होता है, पदार्थ, यानी जो आपको दिखता है। ठीक है, ओके। मैटर इन आवर सराउंडिंग, तो मैटर यानी आपके सराउंडिंग, यानी आपके चारों तरफ जो भी आपके मैटर दिखाई दे रहे हैं, जैसे ग्लास है, टेबल है, फैन है, ठीक है, और वॉच है, जो भी आपको दिखाई देते हैं मैटर, जो सेंस प्रोड्यूस कर सके, मतलब जो आपकी जो 5 सेंस ऑर्गन है वो फेल्ड कर सके, ठीक है, वो आपका क्या होता है, मैटर होता है। तो सबसे पहले देखो हम लोग इसमें मैटर की डिफिनीशन देखेंगे। तो मैटर की डिफिनीशन के लिए, मैटर एक ऐसा आपका पार्ट है जिसके पास क्या होता है, स्पेस और मास होता है। ठीक है, यानी मैटर हैव ए मास एंड हैव ए स्पेस। मैटर के पास क्या होता है, स्पेस भी है और प्लस मास भी है। स्पेस भी होगा तो मास भी होगा, मास भी होगा तो स्पेस भी होगा। ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं मैटर हैव ए स्पेस एंड मास। ठीक है, ओके। तो अब उसके बाद हमारे जो फिजिकल स्टेट आते हैं, ठीक है, तो जो मेनली जो 3 फिजिकल स्टेट होते हैं मैटर के, जो फिजिकल स्टेट होते हैं वो आपके क्या हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, जो मैटर के जो फिजिकल स्टेट है वो क्या है आपके, सॉलिड, लिक्विड, गैस होता है। तो ठीक है, तो सॉलिड, ये जो फिजिकल स्टेट हैं मैटर के, सॉलिड, लिक्विड, गैस में हम लोग क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, तो इसमें आप घर पे भी अपना एग्जांपल आप दे सकते हो कि जैसे ये आपका क्या है, सॉलिड पार्ट है। ठीक है, क्या है ये, सॉलिड पार्ट है। ठीक है, तो हम सॉलिड में देखेंगे, और लिक्विड तो आप जानते ही हैं जिसकी, और गैस आपको पता ही है। ठीक है, तो इसमें सॉलिड है, लिक्विड है, जैसे वाटर आप ले लीजिए, गैस में कार्बन डाइऑक्साइड गैस ले लीजिए, ऑक्सीजन गैस ले लीजिए, नाइट्रोजन गैस ले लीजिए, एटमॉस्फेरिक जो गैसेज होती हैं वो सब आपके क्या हैं, गैस है। अब इन तीनों में हम डिफरेंट कैसे करेंगे वो हम इसमें रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो सॉलिड में देखिए सबसे पहले इनका हम लोग सॉलिड, इसमें हम वॉल्यूम देखेंगे। ठीक है, तो शेप एंड साइज इसका क्या होता है, सॉलिड का बिल्कुल फिक्स होता है। ठीक है, ओके, और इसमें शेप और साइज लिक्विड में फिक्स नहीं होता है, गैस में शेप और साइज फिक्स नहीं होता है। ठीक है, ओके। अब वॉल्यूम की बात करते हैं, तो सॉलिड का वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है, लिक्विड का वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है, बट गैस का वॉल्यूम आपका फिक्स नहीं होता है। ठीक है, ओके। अब इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल्स के बीच में या दो से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस, अब सॉलिड में देखो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या है, निगलेट के बराबर है, इसमें कोई मतलब नहीं है इसका कि इसमें कोई इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस हो। ठीक है, तो सॉलिड में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, निगलेट होता है। ठीक है, अब उसके बाद से लिक्विड में देखो, लिक्विड में थोड़ा सा गैपिंग आ जाती है ताकि उसमें इनके मॉलिक्यूल्स में कुछ काइनेटिक एनर्जी आ जाती है, इसके वजह से यहाँ पर लिक्विड में क्या होता है, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस थोड़ा इंक्रीज कर जाता है। राइट, अब उसमें गैस में देखो, तो गैस में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा होता है। ठीक, ओके। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं मॉलिक्यूलर अट्रैक्शन। तो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन दैट मीन्स मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है। तो सॉलिड में देखो क्या होता है, बहुत ही क्लोज पैकिंग होती है। ठीक है, तो बहुत ही क्लोज पैकिंग होने का मतलब इसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होता है। राइट, लिक्विड में थोड़ा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। ठीक है, और गैस में जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन
फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिल्कुल नेगलेक्ट के बराबर होता है, क्योंकि इनके पास काइनेटिक एनर्जी इतनी ज़्यादा होती है क्योंकि ये पास में अट्रैक्ट एक दूसरे को नहीं कर पाते हैं, फ्री स्टेट में हो जाते हैं। ठीक है, तो जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है वो सबसे ज़्यादा किस में होता है, इसमें होता है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट एक इसमें टॉपिक जो आता है कंप्रेसिबिलिटी, कंप्रेस करना, दबाना। ठीक है, तो सॉलिड में कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, 0 के बराबर होती है। लिक्विड में थोड़ा बहुत आप कंप्रेस कर सकते हैं, और गैस में कंप्रेसिबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, डेंसिटी की बात करें तो सबसे ज़्यादा डेंसिटी किस में होती है, सॉलिड में होती है। ठीक है, उससे कम डेंसिटी किस में होती है, लिक्विड में होती है, और सबसे कम डेंसिटी किस में होती है, गैस में होती है। ठीक है, ओके। अगर फ्लूइडिटी की बात करें तो सॉलिड में फ्लूइडिटी नहीं होती है, क्योंकि उसके मॉलिक्यूल्स एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ट्रांसफर नहीं हो पाते हैं, नहीं वो मूव कर पाते हैं, वो रिजिड बॉडी होता है। ठीक है, लिक्विड में फ्लूइडिटी होती है, गैस में जबकि फ्लूइडिटी नहीं होती है। ठीक है, उसके बाद एक और देखो फिजिकल मैटर का जो फिजिकल स्टेट आपका जो होता है प्लाज्मा स्टेट। तो प्लाज्मा स्टेट में क्या होता है, सुपर एनर्जेटिक स्टेट होता है या सुपर एक्साइटेड स्टेट होता है। इसमें गैस के मॉलिक्यूल्स को इतनी ज़्यादा एनर्जी दे दी जाती है कि वो गैस क्या हो जाता है, आयोनाइज हो जाता है। तो आयोनाइज गैस का जो पार्ट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा स्टेट बोलते हैं। ठीक, सन वगैरह में क्या है, प्लाज्मा स्टेट है, जितने भी स्टार वगैरह है वहाँ पे प्लाज्मा स्टेट है, इसी की वजह से वो उनके अंदर ग्लोइंग होती है। ओके, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन तो आप तो छोटे क्लास से भी पढ़ते आ रहे होंगे कि सब्लिमेशन क्या होता है। तो सब्लिमेशन में हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पे जो सॉलिड पार्ट होता है वो डायरेक्ट गैसियस पार्ट में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है। राइट, ये देखो, ये सॉलिड जो पार्ट है, आप यहाँ पे क्या लिखोगे, सॉलिड, और ये क्या लिखोगे, गैस। ठीक है, तो जो सॉलिड जब डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाए तब उसको हम क्या कहेंगे, सब्लिमेशन कहेंगे। ठीक, राइट। ओके, अब इसमें हम देखो, अब सॉलिड लिक्विड गैस है, तो सॉलिड लिक्विड गैस को हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखिए सॉलिड, और यहाँ पे क्या लिखेंगे, लिक्विड लिखेंगे, यहाँ क्या लिखेंगे, गैस लिखेंगे। सॉलिड को देखो बहुत ज़्यादा हीट कर दोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। लिक्विड को जब ज़्यादा हीट करोगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। और गैस को कंडेंस करोगे यानी ठंडा करोगे, कूल करोगे। ठीक है, कूलिंग तो लिक्विड बन जाएगा, और लिक्विड को जब कूलिंग करोगे तो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप कूलिंग लिख सकते हैं। तो आपने क्या देखा कि सॉलिड, लिक्विड, गैस टेम्परेचर के हिसाब से या कूलिंग और हीटिंग के हिसाब से एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। ओके, ठीक, राइट। तो देखो सॉलिड क्या होगा, इसमें सॉलिड को हीट करोगे तो लिक्विड बनेगा, लिक्विड को हीट करोगे तो गैस बनेगा, गैस को कंडेंस करोगे लिक्विड बनेगा, लिक्विड को कंडेंस करोगे सॉलिड बन जाएगा। राइट, देखो अब इसमें मेल्टिंग की बात आती है, फ्यूजन। फ्यूजन मीन्स होता है गलना। अगर मान लो कोई मटेरियल सॉलिड है और वो अपने सॉलिड स्टेट से किसमें, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, तो उसको हम क्या बोलते हैं, फ्यूजन कहते हैं। ओके, राइट। अब फ्रीजिंग में से सॉलिडिफिकेशन में क्या होता है, इसमें लिक्विड जो होता है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है एट ए कांस्टेंट टेम्परेचर, तब उसको हम क्या कहते हैं, फ्रीजिंग सॉलिडिफिकेशन कहते हैं, फ्रीजिंग या सॉलिडिफिकेशन कहते हैं। कंडेंसेशन में क्या होगा, कंडेंसेशन में लिक्विड को हम किस में चेंज करते हैं, सॉलिड में। ठीक है, जब लिक्विड आपका सॉलिड में कन्वर्ट होता है तो उसको हम क्या कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। ठीक है, ये भी आपका क्या होता है, फिक्स टेम्परेचर वो होता है। ठीक है, और ये देखिए वेपोराइजेशन क्या होता है, वेपोराइजेशन का मतलब आप वेपर में चेंज करना। ठीक है, तो जब लिक्विड वेपर में चेंज होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, वेपोराइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब बॉइलिंग, बॉइलिंग का क्या होगा, बॉइलिंग में भी हम देखेंगे क्या कि जब कोई लिक्विड जो होता है किसमें, गैस में कन्वर्ट हो जाए या वेपर में कन्वर्ट हो जाए तो वो आपका क्या कहलाता है, बॉइलिंग कहलाता है। इवेपरेशन में, इवेपरेशन देखो बॉइलिंग और इवेपरेशन में डिफरेंस है। इवेपरेशन आपकी क्या होती है,
किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है, ठीक है। तो लिक्विड से वेपर बनना वो आपका क्या कहलाता है, इवेपरेशन करता, और लिक्विड से गैस बनना, वेपर बनना भी आपका बॉइलिंग कहलाता है। तो इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। इवेपरेशन आपका क्या होता है, सरफेस फिनोमेना है, जबकि बॉइलिंग जो होता है वो बॉडी फिनोमेना है, ठीक है। बॉइलिंग आपका क्या होता है, एक फिक्स टेम्परेचर पे होता है, जबकि इवेपरेशन एक फिक्स टेम्परेचर पे नहीं होता है, ओके। तो इवेपरेशन किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, जबकि बॉइलिंग आपका किसी टेम्परेचर पे, फिक्स टेम्परेचर पे होता है, ठीक है। तो बॉइलिंग फिक्स टेम्परेचर है और इट इज़ बल्क फिनोमेना। ये क्या होता है, बल्क फिनोमेना होता है, ठीक है, राइट। और इसमें ये सरफेस फिनोमेना होता है और ये किसी भी टेम्परेचर पे हो जाता है। इसकी वजह से, बॉइलिंग की वजह से क्या होती है, हीटिंग प्रोड्यूस होती है, गर्मी प्रोड्यूस होती है, ठीक है। बट इवेपरेशन में क्या होता है, इवेपरेशन में कूलिंग डेवलप होता है, क्योंकि ये इवेपरेशन में वेपर सराउंडिंग में उठते हैं और सराउंडिंग में उठ करके वो बाहर के टेम्परेचर को क्या करते हैं, बाहर का जो एटमॉस्फेयर है, वो एटमॉस्फेरिक गैसेज हैं, वहाँ पे जो हीट है उसको एब्जॉर्ब करते हैं, एब्जॉर्ब करके वेपर में चेंज होते हैं और चेंज होने से वहाँ पे कूलिंग हो जाती है, यानी वहाँ का एटमॉस्फेयर क्या हो जाता है, कूल हो जाता है। तो इवेपरेशन एक कूलिंग प्रोसेस भी है, जबकि बॉइलिंग एक हीटिंग प्रोसेस है, ओके, राइट। तो इतने में कोई भी कंफ्यूजन, मैटर आपको बता दिया, मैटर हैव ए स्पेस एंड मास एंड डिफरेंट फिजिकल स्टेट कौन कौन होते हैं, सॉलिड लिक्विड गैस होते हैं। सॉलिड लिक्विड गैस में क्या करेंगे, डिफरेंस हम दे देंगे। डिफरेंस आपको 5-6 डिफरेंस आपको देने हैं जो एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं, ओके, राइट। प्लाज्मा स्टेट आपको बता दिया, सुपर एनर्जेटिक स्टेट होता है, ठीक है। सब्लिमेशन बता दिया आपको, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, कंडेंसेशन, वेपराइजेशन, बॉइलिंग, इवेपरेशन, ये सब आपके केस में आएंगे, इसी चैप्टर्स में आएंगे और ये सब डिफाइन करने होते हैं, इसको डिफिनीशंस देने होते हैं इसके, राइट। अब इसके बाद इसमें एक टॉपिक आता है रेट ऑफ इवेपरेशन, ठीक है। इवेपरेशन का रेट क्या होता है, ठीक, यानी किस हिसाब से रेट इसमें इंक्रीज कर देता है। जैसे एक कपड़ा ले लो और कपड़े को खूब एक साथ अगर रखोगे तो वो कम सूखेगा, बट उसको ओपन कर दोगे, ठीक है, तब डालोगे उसको तो वो जल्दी से सूख जाएगा। तो इसमें आपने क्या किया, सरफेस एरिया इसकी इंक्रीज कर दी। किसकी इंक्रीज कर दी, कपड़े की सरफेस एरिया इंक्रीज कर दी। तो सरफेस एरिया अगर हम इंक्रीज कर दें तो रेट ऑफ इवेपरेशन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, राइट, ओके। और अगर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर हम क्या करेंगे, इसमें टेम्परेचर अगर इंक्रीज करते हैं तो रेट ऑफ इवेपरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, राइट। जैसे कोई चीज़ है तो पानी ही ले लो, तो पानी में क्या होता है, टेम्परेचर अगर आप इंक्रीज करते हैं तो उसका इवेपरेशन यानी वेपर बनना ज़्यादा कंटिन्यूअस हो जाता है, ओके, राइट। अब इसमें जो एक और टॉपिक आता है ह्यूमिडिटी में, अगर एटमॉस्फेयर में ह्यूमिडिटी अगर ज़्यादा है, इंक्रीज हो जाता है तो इवेपरेशन रेट कम हो जाएगा। यानी ह्यूमिडिटी मतलब वाटर ड्रॉपलेट अगर बहुत ज़्यादा हो जाते हैं तो वहाँ पर इवेपरेशन क्या हो जाएगा, जो इसका रेट है वो डिक्रीज हो जाएगा। तो इसके 3 फैक्टर होते हैं, एक सरफेस एरिया अगर इंक्रीज आप करोगे तो रेट ऑफ इवेपरेशन इंक्रीज हो जाएगा, और अगर आपका टेम्परेचर हीट करोगे तो वो भी आपका इवेपरेशन रेट क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। अगर ह्यूमिडिटी अगर आप इंक्रीज करते हो तो ये डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो रेट ऑफ इवेपरेशन एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप कर लीजिएगा, इस पर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, राइट। और उसके बाद से देखो जो इसमें इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक हैं वो सॉलिड लिक्विड गैस में डिफरेंस, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत आता है। सब्लिमेशन आपका इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, ये भी बहुत आता है, ठीक है। इवेपरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस लिखने के लिए आता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और रेट ऑफ इवेपरेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है, ओके, ठीक। अब उसके बाद आता है देखो लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लैटेंट हीट क्या होती है, इसमें हम
वेपराइजेशन का मतलब अभी आपको बताया, वेपराइजेशन में क्या होता है, लिक्विड को वेपर में चेंज करना या लिक्विड को गैस में चेंज करना क्या कहलाता है, आपका वेपराइजेशन कहलाता है। तो इसमें कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो कोई एक लिक्विड है और इसको वेपर में कन्वर्ट करते हो, ठीक है, और ये क्या है, लिक्विड है, तो इसमें स्टेट आप चेंज कर रहे हो ना, लिक्विड से गैस में जा रहे हो, लिक्विड से वेपर में जा रहे हो, तो स्टेट इसमें क्या करेंगे, चेंज करेंगे। तो इस चेंज करने के ड्यूरेशन में अगर आपको हीट की रिक्वायरमेंट होती है तो इस एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, देखो इसमें हम लेटेंट हीट में टेम्परेचर चेंज नहीं होता है, टेम्परेचर जो होता है वो कांस्टेंट रखा जाता है। और टेम्परेचर जब कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर लिक्विड वेपर में चेंज होता है तो जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट कहते हैं। ठीक, तो आप कहेंगे कि सर आप कैसे, लिक्विड से वेपर में जब चेंज होगा तो इसको तो हीट देनी पड़ेगी ना, ठीक है, तो इसका टेम्परेचर फिर फिक्स कहाँ होगा, फिर वो हीट कहाँ से आएगी, वो हीट फिर कहाँ जाएगा जो आप हीट दे रहे हैं, तो वो हीट जो होगा वो इसके मॉलिक्यूल्स के बीच में रिक्वायर होगा जो इसको स्टेट चेंज करने में यूज हो रहा है। ठीक है, यानी लिक्विड से वेपर को जो चेंज करने में जो इसके मॉलिक्यूल्स को रिक्वायरमेंट है हीट की, वो हीट इसी में यूज हो जाएगा। ठीक है, तभी हम स्टेट को चेंज करते हैं बट कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहेंगे। ठीक, राइट। अब इसमें जो टॉपिक है देखो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूजन मीन्स क्या होता है, गलना। ठीक है, दैट मीन्स सॉलिड से लिक्विड में चेंज करना, यानी एक सॉलिड स्टेट है तो सॉलिड स्टेट को जब लिक्विड स्टेट में चेंज करोगे तो उसमें उनके जो मॉलिक्यूल्स जो होंगे, किसके मॉलिक्यूल्स, जो सॉलिड के मॉलिक्यूल्स जो बहुत ही कॉम्पैक्ट फॉर्म में बधे हुए हैं, तो वो उनके बीच में काइनेटिक एनर्जी कुछ ज़्यादा हो जाएगी, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस जब ज़्यादा होंगे, बढ़ेंगे, तो और वो मूवमेंट जब करने लगेंगे तभी वो लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होंगे। तो उनको एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज सॉलिड इनटू लिक्विड। ठीक है, जो सॉलिड को हम किस में चेंज करते हैं, सॉलिड ले लो और सॉलिड को आप किस में चेंज करोगे, लिक्विड में चेंज करोगे एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या करेंगे, कांस्टेंट टेम्परेचर। तो कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर सॉलिड को आप लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं, ओके, और कांस्टेंट टेम्परेचर पे करते हैं तो जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होती है उसी को हम क्या कहेंगे, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। तो ध्यान रखना इन दोनों चीज में टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ठीक है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर की बात होती है। ठीक, कांस्टेंट टेम्परेचर की बात होती है। अब बात आती है, देखो एक नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो केल्विन और डिग्री आपका सेल्सियस जो टेम्परेचर की बात आती है। तो इसमें 9th क्लास का जो आपका फर्स्ट जो चैप्टर है इसमें क्वेश्चन बहुत आते हैं। डिग्री सेल्सियस है तो उसको केल्विन में कैसे चेंज करेंगे, केल्विन है तो उसको डिग्री सेल्सियस में चेंज कैसे करेंगे। तो देखो केल्विन इक्वल टू होता है 273 डिग्री प्लस डिग्री सेल्सियस। एक फार्मूला बस याद रखना कि अगर डिग्री सेल्सियस में है तो उसमें हम क्या करेंगे, 273 प्लस कर देंगे तो ये आपका केल्विन में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे 25 डिग्री सेल्सियस है, अगर इसको केल्विन में आप चेंज करना चाहते हो तो क्या करेंगे हम, K इक्वल टू 273 प्लस 25 कर देंगे, दैट मीन्स आएगा आपका 298 केल्विन। ओके, तो अगर केल्विन में दिया हो तो हम डिग्री सेल्सियस में उसको चेंज कर लेंगे, डिग्री सेल्सियस में दिया हो तो उसको केल्विन में चेंज कर लेंगे। ठीक है, और अगर मान लो केल्विन दिया हो तो 300 केल्विन है और इसको किस में चेंज करना है, डिग्री सेल्सियस में चेंज करना है, तो आप यहाँ पे 300 रख दीजिए और इसको उधर करके माइनस कर देंगे तो डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। दैट मीन्स कितना आएगा, 27 डिग्री सेल्सियस आएगा। ठीक, राइट। तो इस तरह हम क्या कर सकते हैं,
डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कर सकते हैं और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 0 केल्विन। ठीक है, आप पहले इतना आप टॉपिक इसमें देखिए, जो अभी भी ये चैप्टर आपका पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है और नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में आपको ये पूरा चैप्टर मैं कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, अभी मैक्सिमम करीब 60% आपका इसके जो चैप्टर्स के जो पॉइंट्स हैं वो आपके कवर हो गए हैं इस वीडियो में। ठीक है, ओके। देखो, इसमें कुछ चैप्टर फर्स्ट का जो टॉपिक था उसमें फर्स्ट पार्ट पे पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था, तो इसमें मैं कंप्लीट आपको कर दे रहा हूँ। ठीक है, इसमें देखो 0 डिग्री सेल्सियस है, तो 0 डिग्री सेल्सियस को किसके इक्वल होते हैं? केल्विन। कितना? 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के इक्वल होता है? तो ये चीज़ याद रखना, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू कितना होता है? 273.16 केल्विन होता है। या आप एक चीज़ और भी लिख सकते हो, 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273 केल्विन होता है, ये भी आप लिख सकते हैं। या 0 डिग्री सेल्सियस इक्वल टू 273.16 केल्विन होता है, ये भी आपको लिख सकते हैं। एनसीईआरटी बुक में दोनों चीज़ दे रखा है, इसलिए आप इसको दोनों भी लिख सकते हैं, दोनों ही सही है। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस ध्यान रखना, 0 डिग्री सेल्सियस कितने केल्विन के इक्वल होता है? 273.16 केल्विन के इक्वल होता है या 273 केल्विन के इक्वल होता है। ठीक है, अब आपसे 0 केल्विन की बात अगर करें तो क्या होगा? 0 केल्विन, तो 0 केल्विन देखो एक ऐसा टेम्परेचर है। अब इसी को आप चेंज कर लो, यहाँ पे क्या करोगे? देखो, अब इसमें एक और मैंने फार्मूला जो दिया है, देखो अगर आपका डिग्री सेल्सियस में अगर आपसे पूछता है, ठीक, और केल्विन में आपका टेम्परेचर दे रखा है, तो उसमें 273 क्या करते हैं हम? माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो 273 जब इसमें से माइनस करेंगे तो जो आएगा वो किस में आ जाएगा? टेम्परेचर आपका डिग्री सेल्सियस में आ जाएगा। ठीक है, और अगर आपको केल्विन में टेम्परेचर निकालना है तो आप क्या करेंगे? जो डिग्री सेल्सियस दिया रहता है उसमें 273 को हम प्लस कर देंगे, तो हमारा किस में टेम्परेचर निकल जाएगा? केल्विन में टेम्परेचर निकल जाएगा। अब आपके सामने एक क्वेरी है जो मैं कर रहा हूँ, क्या कि 0 केल्विन टेम्परेचर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट करेंगे। तो डिग्री सेल्सियस में, तो यहाँ पर 0 डिग्री सेल्सियस में, यानी ये आपको क्या चाहिए? डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर चाहिए, तो हम क्या करेंगे? केल्विन में टेम्परेचर हमारा क्या है? 0 है, और तो इसकी जो वैल्यू आएगी तो यहाँ पर आप कर देंगे। तो डिग्री सेल्सियस में अगर आपको टेम्परेचर चाहिए तो यहाँ पर केल्विन ले लीजिए। केल्विन कितना है? 0 केल्विन है, माइनस क्या कर देंगे? 273 कर देंगे। दैट मीन्स आएगा आपका 273 क्या? डिग्री सेल्सियस, 273 डिग्री सेल्सियस आएगा। यानी -0 केल्विन जो होती है वो किसके इक्वल होती है? -273 डिग्री सेल्सियस के इक्वल होती है। दैट मीन्स, और 0 केल्विन को हम क्या कहते हैं? एब्सोल्यूट टेम्परेचर कहते हैं। तो एब्सोल्यूट टेम्परेचर पर किसी भी गैस का वॉल्यूम जो होता है वो 0 हो जाता है। ओके, ठीक, इस लाइन को हमेशा याद रखना। द वॉल्यूम ऑफ गैस विल बी 0 एट 0 केल्विन टेम्परेचर। ठीक है, एंड दिस टेम्परेचर इज आल्सो कॉल्ड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ओके, ठीक है, तो इस पर आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं कि डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज करेंगे और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज करेंगे। ओके, एक और एग्जांपल इसमें ले लीजिए। अगर मान लीजिए आपका 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, तो 25 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में चेंज करना है तो 25 डिग्री सेल्सियस आप यहाँ पे रखेंगे, उसमें 273 प्लस कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा? आपका केल्विन में टेम्परेचर निकल जाएगा। ओके, राइट। और अगर आपको अब इसमें जैसे आप 300 केल्विन, अभी आपको इससे पहले भी मैंने समझाया था कि अगर 300 केल्विन अगर आप ले लीजिए तो 300 केल्विन को किसमें? डिग्री सेल्सियस में अगर आपको चेंज करना है तो आप इसमें क्या करेंगे? 273
माइनस कर देंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो यहाँ पे 300 लेंगे, 273 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 27 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो ये पर कर लेंगे इसको टेम्परेचर, ठीक है। तो ये दोनों फार्मूले आप याद रखेंगे और ये किससे रिलेटेड है, इससे रिलेटेड है। देखो SI यूनिट, टेम्परेचर का SI यूनिट क्या होता है, ठीक है। टेम्परेचर एक फंडामेंटल क्वांटिटीज है, फंडामेंटल क्वांटिटीज आपको फिजिक्स में पढ़ाया जाएगा। जो साइंस का जो फिजिक्स वाला जो पार्ट है उसमें जो मेजरमेंट जो चैप्टर है उसमें आपको सारी फंडामेंटल क्वांटिटीज पढ़ाई जाएंगी। जैसे लेंथ है तो लेंथ को किस में मेजर करते हैं, मीटर में मेजर करते हैं। मास है तो मास को किस में मेजर करते हैं, केजी में मेजर करते हैं, ठीक है। टाइम है तो टाइम को किस में मेजर करते हैं, सेकेंड में मेजर करते हैं। उसी तरह टेम्परेचर है, टेम्परेचर को हम किस में ऐसा मेजर करते हैं, केल्विन में करते हैं, ठीक है। केल्विन, केल्विन जो होता है वो हमारा SI यूनिट है, किसका, टेम्परेचर का। टेम्परेचर का SI यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है। ये 1 मार्क्स का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो टेम्परेचर का जो SI यूनिट होता है वो क्या चीज़ देता है, केल्विन। मतलब टेम्परेचर का जो SI यूनिट है वो केल्विन है, इसको रट लो, बिल्कुल ये एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। यानी टेम्परेचर का हमारा SI यूनिट क्या होगा, केल्विन। मैं बार बार इसीलिए बोल रहा हूँ कि ये आपको याद हो जाए, ठीक है। टेम्परेचर का जो SI यूनिट क्या होता है, केल्विन होता है, ध्यान रखिएगा। 9th क्लास के बच्चों में रेजिस्ट्रेशन पावर क्या होता है, थोड़ा कम होता है, वो ज़्यादा खेल कूद के चक्कर में रहते हैं, इसलिए उनको लर्निंग भी कराया जाता है। और ये दोनों फार्मूले बिल्कुल रट लेना। डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर चाहिए, केल्विन में दिया हो तो डिग्री से टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इक्वल टू टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273 और टेम्परेचर इन केल्विन इक्वल टू टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस प्लस 273। इन दो फार्मूलों को यूज करके डिग्री सेल्सियस में भी आप टेम्परेचर निकाल सकते हैं अगर केल्विन में दिया हो, और अगर डिग्री सेल्सियस में दिया हो तो उसको केल्विन में भी आप चेंज कर सकते हैं। और इसी तरह सीधा फार्मूला बस याद रखो, K इक्वल टू 273 प्लस डिग्री सेल्सियस, बस इस फार्मूले से भी आप सब कुछ निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, ठीक। ये तो रहा पूरा टेम्परेचर से रिलेटेड और इसके यूनिट से रिलेटेड जो टॉपिक जाता वो था। देखो एक नेक्स्ट जो टॉपिक आता है बॉइलिंग पॉइंट, या इसी को हम क्या कहते हैं, वेपराइजेशन पॉइंट, ठीक है। तो एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर बॉइलिंग मतलब क्या होता है, लिक्विड से गैस में चेंज करना, दैट मीन्स, तो उसी से रिलेटेड है। तो एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो आपका क्या कहलाता है, वही टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। तो बॉइलिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर कोई लिक्विड गैस में कन्वर्ट हो जाता है एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो वो आपका क्या कहलाता है, बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। या उसी को सेकेंड नाम हम दे देते हैं क्या, वेपराइजेशन पॉइंट, ठीक है। तो उसको भी हम इसी नाम से ही रिलेटेड है, देखो इसमें वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, ओके राइट। अब उसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक है वो मेल्टिंग पॉइंट है। तो मेल्टिंग पॉइंट में मेल्ट मतलब होता है पिघलना, दैट मीन्स एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर कोई सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाए एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। तो वो उस टेम्परेचर को हम क्या को बोलते हैं, मेल्टिंग पॉइंट करते हैं, ठीक है। एट दिस टेम्परेचर द सॉलिड पार्टिकल कन्वर्ट इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड दिस टेम्परेचर इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट की डिफिनीशन हो गई और मेल्टिंग पॉइंट की डिफिनीशन हो गई। ये दोनों डिफिनीशन क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ये आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। अब उसके बाद जो नेक्स्ट जो टॉपिक है, देखो इवेपोरेशन प्रोड्यूस कूलिंग। इसका क्या मतलब होता है कि जो हमारा इवेपोरेशन होता है जो सराउंडिंग के ऊपर डिपेंड करता है, सभी उसका जो लिक्विड का जो सरफेस होता है वो सभी टेम्परेचर पर इवेपोरेट होता रहता है। यानी जो गैसेस मालिक्यूल हैं वो किस लिक्विड जो मालिक्यूल हैं वो गैस में कन्वर्ट होते रहते हैं, वेपर में कन्वर्ट होते रहते हैं, वो आपका इवेपोरेशन कहलाता है। तो इवेपोरेशन कूलिंग कैसे प्रोड्यूस करता है, ये सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। देखो इवेपोरेशन जब होगा
तो वहाँ पर गैसियस मालिक्यूल निकलेंगे और या वेपर मालिक्यूल्स निकलेंगे, और वो वेपर मालिक्यूल क्या करते हैं, वहाँ के आसपास की जो सराउंडिंग हीट होती है उसको क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो उसके आसपास जो सराउंडिंग हमारे जो एटमॉस्फेयर होता है वो कूलिंग फेल्ट होता है, बिल्कुल ठंडा ठंडा पे बिल्कुल आपका फेल्ट होता है। ठीक है, तो इवेपोरेशन से, इवेपोरेशन जहाँ भी होगा उसके आसपास क्या प्रोड्यूस होगा, कूलिंग प्रोड्यूस होगा, ध्यान रखना। ठीक है, क्योंकि जो वेपर निकलता है वो वहाँ के जो हीट होती है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करने के बाद वहाँ का एटमॉस्फेयर कूल हो जाता है। ठीक, यानी उसकी वहाँ के आसपास के जो गैसों के जो वेपर की जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो कुछ कम हो जाती है। ठीक है, दैट मीन्स उसकी एनर्जी कुछ कम हो जाती है। कौन ले लेता है, वेपर ले लेता है। ठीक है, इसके वजह से यहाँ पर कूलिंग प्रोड्यूस होती है। ठीक, ये आपको पॉइंट मैंने समझा दिया था, ये भी पॉइंट आपको मैंने समझा दिया था। ओके, देखो एक और जो टॉपिक है इस चैप्टर से रिलेटेड, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग चेंज इन स्टेट। ठीक है, अगर हम कोई फिजिकल स्टेट चेंज करते हैं तो उसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होने का क्या मतलब है, हम टेम्परेचर को कांस्टेंट भी रख रहे हैं और यहाँ पर फिजिकल स्टेट को चेंज भी कर रहे हैं। तो ये दोनों चीज़ पॉसिबल कैसे है, लैटेंट हीट के तरह से पॉसिबल है, क्योंकि मैंने अभी आपको टॉपिक इसी चैप्टर में पढ़ाया था, लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एंड लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये दोनों टॉपिक पढ़ाया था। तो उसमें आपने क्या देखा कि वो सब गैस के जो मालिक्यूल, जो भी आपके मैटर के जो मालिक्यूल्स हैं वो उस एनर्जी को क्या करते हैं, गेन करते हैं, किसके लिए, अपने स्टेट को चेंज करने के लिए। और जब स्टेट जब चेंज हो जाता है, वेपराइजेशन में क्या होगा, लिक्विड से गैस बनना। ठीक है, और फ्यूजन में क्या होगा, सॉलिड से लिक्विड बनना। तो फिजिकल स्टेट चेंज हो रहा है, फिजिकल स्टेट चेंज होने पर जो उसके मालिक्यूल्स होते हैं उनको हीट की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो हीट यूज़ कर लेते हैं। टेम्परेचर बिल्कुल क्या होता है, कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट्स आपका जो क्लियर कर लिया हो गया, टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट एट ड्यूरिंग चेंज ऑफ स्टेट। ठीक है, यानी अगर हम स्टेट को चेंज करते हैं तो उस समय टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। तो ये पूरा टॉपिक देखो बेटा किस पर डिपेंड है, लैटेंट हीट पर डिपेंड है। तो ध्यान रखना, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन भी पढ़ना है और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन भी पढ़ना है। ठीक है, अब उसके बाद देखो एक नेक्स्ट टॉपिक आता है, इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर ऑन फिजिकल स्टेट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है, तो प्रेशर का इफेक्ट ज़्यादातर किस में होता है, गैस में होता है। तो गैस के कोई भी, जैसे मान लो बहुत सारी गैसेज हैं यहाँ पर, अब उसमें जब प्रेशर डालोगे तो प्रेशर डालने से जब प्रेशर इंक्रीज करोगे तो आप देखोगे क्या, उनके सभी मालिक्यूल्स पास पास आते हैं। क्यों पास पास आते हैं, क्योंकि इनमें कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। दैट मीन्स इसमें कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है, यानी इसको कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे आप हाउस होल्ड का आप वो ले लो, घरों में सिलेंडर जो है आपका, उसको जैसे ही आप रेगुलेटर ऑन करते हो तो तुरंत जो सिलेंडर में क्या भरा होता है, लिक्विड, बहुत ही हाईली प्रेशराइज जो गैस होता है उसको लिक्विड में कन्वर्ट करके उसमें भरते हैं। इसीलिए बहुत प्रेशर को ज़्यादा अप्लाई करना पड़ता है। तो कंप्रेसिबिलिटी क्या होती है, गैस में ज़्यादा होती है। और जैसे ही आप रेगुलेटर ऑन करते हो तो वो तुरंत बाहर के प्रेशर में आता है, बाहर प्रेशर कम होता है, वो तुरंत लिक्विड किस में कन्वर्ट हो जाती है, गैस में, और आपकी स्टोव पे जलने लगती है, वो बर्नर पे जलने लगती है। ठीक है, तो ध्यान रखना। तो वही प्रोसेस हम लोग यहाँ भी करेंगे। ठीक है, यानी अगर हम प्रेशर को हाई रखें तो गैस क्या होगा, गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं, तो उसको हम लिक्विफैक्शन कहते हैं। तो लिक्विफैक्शन आएगा लिखने के लिए, व्हेन गैस मॉलिक्यूल कन्वर्ट इनटू लिक्विड स्टेट। ठीक है, एट अप्लाई हाई प्रेशर एंड रिड्यूस टेम्परेचर। तो दो कंडीशन याद रखना कि हाई हम लोग क्या यूज करते हैं, प्रेशर, ठीक, और हाई प्रेशर यूज करेंगे एंड
रिड्यूस टेम्परेचर, रिड्यूस टेम्परेचर यानी टेम्परेचर को कम करके और प्रेशर को बढ़ा करके हम किसी भी गैस को लिक्विड में चेंज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, इसको हम क्या कहते हैं, लिक्विफैक्शन कहते हैं। लिक्विफैक्शन का कंडीशन आपसे पूछा जा सकता है, तो हम इसमें आप दे सकते हैं क्या, प्रेशर, हाई प्रेशर और रिड्यूस टेम्परेचर पे हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। ओके, ये पूरा चैप्टर आपका इस लेक्चर में कंप्लीट हो गया और इसके बाद जो नेक्स्ट हम जो लेक्चर लेंगे उसमें हम आपको क्या करेंगे, इसके जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस हैं या और भी जो कॉम्पिटिटिव क्वेश्चन है या और भी बोर्ड्स में जो आने वाले इंपॉर्टेंस क्वेश्चन है उसके ऊपर टॉपिक लेंगे। 2 लेक्चर में आपका ये पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।